नमस्कार। आज के मेडिटॉक्स के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर शुभ्रांशु से, जो कि प्रख्यात फिजिशियन और श्वास रोग विशेषज्ञ हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं। स्वागत है आपका। ये विशेष कार्यक्रम हमने रखा है COPD वीक के संदर्भ में, जो कि पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। तो डॉक्टर साहब, ऐसी क्या सिग्निफिकेंस है या ऐसी क्या प्रिविलेंस है इस डिजीज़ की जिसके कारण वर्ल्ड सेलिब्रेशन की आवश्यकता है? COPD एक ऐसी श्वास रोग ऐसा बीमारी है, इसकी इतनी प्रेवलेंस बढ़ती जा रही है। आज के समय में भी विश्व में करीबन 30 मिलियन से भी अधिक इस मरीज़ इस बीमारी से ग्रसित हैं और करीबन 30 मिलियन से अधिक लोग बाग हर वर्ष इससे मरते हैं। और हिंदुस्तान में, हमारे भारत देश में भी करीबन 13 मिलियन से अधिक लोग बाग इससे मर रहे हैं। और जिस तरह का इसका आगे प्रोजेक्शन किया जा रहा है, 2020 तक ये मृत्यु के कारणों में कम से कम 5वां कारण प्रोजेक्ट किया जा रहा है और 2030 तक ये तीसरा महत्वपूर्ण और कारणों में आने वाला कारण होगा COPD। यानी फिलहाल ये 5वें नंबर पर है, लेकिन आने वाले समय में ये तीसरे पायदान पे आने की संभावना है, जिस तरीके से ये बढ़ता जा रहा है। जी। जाहिर है ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाए, उनको इसके बारे में एजुकेट किया जाए। जी। डॉक्टर साहब, इसका प्रेजेंटेशन क्या होता है? पेशेंट किस तरह से लगता है, महसूस करता है, जिसके कारण कि उसे किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना होता है? COPD का जैसे इसके नाम से ही पता चलता है, COPD का मतलब है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। मतलब क्रॉनिक का मतलब जैसे कोई लगातार और स्थायी रूप से रहने वाली बीमारी, ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब जिसमें कहीं रुकावट है, पल्मोनरी मतलब लंग्स या फेफड़ों से संबंधित, और डिजीज़ यानी बीमारी। कोई भी ऐसी बीमारी जो स्थायी रूप से फेफड़ों में रहने वाली है और जिसमें कहीं भी श्वास में रुकावट है। ऐसे COPD के मरीज़ों में बार बार खांसी रहती है, श्वास में चलने में या काम करने के समय में श्वास फूलता है या श्वास लेने में तकलीफ़ महसूस होती है, और सांस के साथ, खांसी के साथ कफ में बलगम का बनना शुरू होता है। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि मुख्य तौर पे सांस की जो तकलीफ़ है या बलगम बनना या खांसी या सांस फूलना, तो इससे ये जाहिर होता है कि रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम है, लेकिन क्या इससे किसी और ऑर्गन पे भी कोई इफेक्ट आता है क्या, सांस श्वसन तंत्र के अलावा? COPD सिर्फ श्वास रोग तो है ही है, लेकिन ये पूरे शरीर के ही विभिन्न हिस्सों को अफेक्ट करता है। सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि इसका जो कारण है वो है स्मोकिंग और धूम्रपान करना। उस कारण से ही ये COPD और श्वास का ये रोग पनपता है, बनता है। और दूसरा मुख्य कारण इसका होता है पॉल्यूशन, और जिसमें इंडोर और आउटडोर पॉल्यूशन होना। जैसे घर में महिलाएं, खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र में चूल्हे का जो धुआं होता है, उससे भी ये बीमारी पनपती है। तो इस बीमारी के पनपने से श्वास के साथ साथ शरीर के दूसरे हिस्से, जैसे कि दिल की तकलीफ़ें भी बनती हैं, और साथ ही साथ मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, मांसपेशियों के ऊपर भी असर आता है, और दूसरे जो बोन्स हैं उनके ऊपर भी इसका विपरीत असर देखे गए हैं। तो COPD एक तरह की मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि सांस से संबंधित लक्षण इसमें आते हैं, सांस फूलता है या खांसी आती है या बलगम होता है, तो जाहिर है जब वो किसी क्लिनिशियन के पास जाता है, उसके दिमाग में 2-3 जो कॉमन बातें हैं आती हैं। ट्यूबरकुलोसिस भी हमारे देश में कॉमन है, अस्थमा यानी दमा भी है, और ये COPD जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। वो किस तरीके से इनको अलग करते हैं कि ये पेशेंट COPD का है? इसके लिए क्या कोई उसके लक्षणों पे जाते हैं या किसी तरह के इन्वेस्टिगेशन से हम ये डायग्नोसिस कर सकते हैं कि ये COPD है? सबसे पहले तो इसके लक्षण ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि लक्षण के साथ साथ इसके जो प्रेजेंटेशन है, जैसे सबसे पहले पेशेंट इसमें अधिकतर स्मोकर ही होता है, धूम्रपान का उपयोग करने वाला ही होता है। तो ऐसे व्यक्ति जो धूम्रपान का उपयोग करते हैं और इन सिम्टम्स के साथ हमारे पास आता है,
तो उनमें सबसे पहले हम COPD के बारे में सोचते हैं, लेकिन दूसरे और बीमारियां जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, क्षय रोग है, अस्थमा है, उनका बारे में भी हम सोचते हैं। लेकिन इसमें हम इसको आराम से भिन्न कर सकते हैं। लेकिन जैसे TB का मरीज़ होगा उसमें साथ में बुखार का आना होता है और कफ में खून भी आ सकता है। श्वास रोग जैसे अस्थमा है वो उम्र के किसी भी पड़ाव में आ सकता है, जैसे बच्चों में भी हो सकता है। COPD बच्चों में नहीं पाया जाता। अस्थमा में आनुवांशिक रोग भी होता है, लेकिन COPD ऐसा कोई आनुवांशिक रोग नहीं है। तो इस तरह से हम इसको अलग कर सकते हैं। जांच के हिसाब से भी हम देखें तो एक जांच होती है जिसको हम बोलते हैं PFT या स्पायरोमेट्री, उससे हम इसको क्लियर कट डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, जिसको करने से COPD की बीमारी का पता लगाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, ये जो सामने मॉडल है, क्या इसके ज़रिए से हम समझ सकते हैं कि क्या तकलीफ़ होती है सांस की नलियों में? ये एक मॉडल हमारे पास रखा है जिसमें इसमें ये दर्शाया गया है कि श्वास की नलियों का क्या हाल होता है जब COPD का मरीज में श्वास में तकलीफ़ होती है। ये एक श्वास की नलिका का एक मॉडल है जिसमें ये बताया गया है कि ये श्वास की नलिका जब नॉर्मल व्यक्ति में होती है तो इस तरह की होती है। जब उसमें COPD में तकलीफ़ बनती है तो उसमें अंदर सूजन आना शुरू हो जाती है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो उसकी मांसपेशियों में रुकावट होना शुरू हो जाती है और स्पाज्म हो जाता है। साथ ही साथ सूजन बढ़ जाती है और कफ बनना शुरू हो जाता है। तो ये नॉर्मल श्वास नलिका है और ये एक COPD मरीज़ की श्वास नलिका है। ये इसमें दिख रहा है आराम से कि इसमें कितना अंतर है। तो ऐसे ही श्वास नलिकाओं में से श्वास लेना बहुत ही मुश्किल होता है। तो श्वास लेना हो छोड़ना दोनों ही मुश्किल है और इसी तकलीफ़ के कारण मरीज़ श्वास ले भी नहीं पाता और छोड़ नहीं पाता और श्वास उसको छाती हमेशा भारी भारी महसूस होती है। जी, तो डॉक्टर साहब, मेनली जब हमने देखा कि जैसे अस्थमा है वो किसी सीज़न विशेष में होता है, कई बार बच्चों को भी हो सकता है, या आमतौर पे बड़े लोगों को होता है या एडल्ट के हुड के बाद होता है, सिगरेट स्मोकर या धुएं में काम करने वालों को होता है। स्पायरोमीटर का आपने जिक्र किया, उससे हम ये सुनिश्चित कर देते हैं कि ये COPD है, लेबल कर देते हैं। अब उसके बाद इसके ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट के बारे में बात आती है, तो मैनेजमेंट में हम किन बातों का ध्यान रखते हैं और ये इलाज कब तक चलता है? जहाँ तक मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट की बात है, सबसे पहला और महत्वपूर्ण इसका अंश ये है कि सबसे पहले स्मोकिंग और धूम्रपान का उसको छोड़ना होता है। सभी दवाइयाँ और जो भी चीज़ हैं वो उसका सेकेंडरी पार्ट है। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ट्रीटिंग फिजिशियन, ट्रीटिंग डॉक्टर को भी ध्यान रखना है और जो ट्रीटमेंट ले रहा है पेशेंट और उसके रिलेटिव्स को भी ध्यान रखना है, वो ये है कि धूम्रपान को छोड़ना है। तभी उसको ट्रीटमेंट भी इफ़ेक्टिव रहेगा और पेशेंट की बीमारी भी आगे बढ़ना रुकेगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि स्मोकिंग सजेशन ही हमें ध्यान रखना है। जहाँ तक उसके बाद जो ट्रीटमेंट लेना है वो पेशेंट को हम इनहेलर्स और मेडिकेशन एडवाइस करते हैं। वो पेशेंट रेगुलरली यूज़ करेगा तो उसकी धीरे धीरे उसके सांस की शक्ति धीरे धीरे बढ़ेगी और उसके सांस में आराम आएगा। वो उसको रेगुलर यूज़ करना चाहिए और उससे उसके आराम आता है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि इन्हेलेशन थेरेपी तो आमतौर पे जब कोई पेशेंट आता है, मान लीजिए उसको फीवर है, मलेरिया हम सस्पेक्ट कर रहे हैं या कि कोई एंट्रिक फीवर सस्पेक्ट कर रहे हैं, अन्य कोई तकलीफ़ है, तो हमारी ये राय होती है कि वो टैबलेट ले, कैप्सूल ले या कोई इंजेक्शन के ज़रिए उसको मेडिकेशन देते हैं। यहाँ पे इन्हेलेशन का क्या महत्व है और ये क्यों दिया जाता है? इन्हेलेशन का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें रोल है क्योंकि इन्हेलेशन एक तरह की लोकल थेरेपी है फेफड़ों के लिए, लंग्स के लिए। इन्हेलेशन थेरेपी सीधे फेफड़ों तक जाती है और फेफड़ों तक पहुंच करके सीधा फेफड़ों पे असर करती है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते और इसमें इसकी जो मात्रा है, डोज है, वो बहुत ही न्यूनतम होती है, मिनिमल होती है, इसलिए इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते और इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए इसका यूज़ करने से इसको पेशेंट को रिलीफ भी बहुत अच्छा मिलता है। तो किसी भी तरह से मेडिकेशन, कोई टैबलेट्स या सिरप या इंजेक्शन लेने से बेहतर है कि इनहेलर्स यूज़ करने से पेशेंट को रिलीफ बहुत अच्छा मिलता है। तो इसका मुख्य कारण यह है कि जो टैबलेट या हम इंजेक्टेबल के ज़रिए जब दवाई देते हैं तो कई गुना अधिक मात्रा में उसको देनी पड़ती है पेशेंट को जी, जबकि कई गुना कम डोज से इन्हेलेशन थेरेपी से इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट लिया जा सकता है।
जाहिर है ऐसे में साइड इफ़ेक्ट्स की भी संभावनाएं कम हो जाती हैं, लेकिन ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन है वो क्या है? 6 महीने, 1 साल, 2 साल या काफ़ी लंबे समय? ये सब डिपेंड करता है पेशेंट की सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ पर। जैसे सीओपीडी की जब हम ग्रेडिंग करते हैं पेशेंट के सिम्टम स्कोर से और पेशेंट की स्पायरोमेट्री स्कोर से, उसके डिपेंड करने के ऊपर यदि माइल्ड और मॉडरेट और सीवियर फॉर्म के पर डिपेंड्स, उसी के हिसाब से हम उसकी ट्रीटमेंट कोर्स और उसके ड्यूरेशन ही डिपेंड करता है। लेकिन मोस्टली यदि उसको रेगुलर थेरेपी पे ही हमें रखना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, जब हमने ये एनालाइज़ किया कि इसकी ये ग्रेडिंग है, ख़ास तौर पे यदि कोई शुरुआती अवस्था है सीओपीडी की, प्रॉपर्ली वो ट्रीटमेंट भी ले रहा है, इन्हेलेशन हमने एडवाइस किया, इन्हेलेशन भी ले रहा है, तो क्या हम क्योर तक पहुंच सकते हैं क्या सीओपीडी में? सीओपीडी में हम क्योर तक ज़रूर पहुंच सकते हैं। जैसे कि हमारी एक संस्था है, गोल्ड संस्था है, जिसमें एक इनिशिएटिव है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसमें ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़, उसकी परिभाषा डेफिनेशन जिन्होंने सीओपीडी की डेफिनेशन दी है उसमें उन्होंने एक फ्रेज़ यूज़ किया है, ये सीओपीडी इज़ ए कॉमन प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल डिजीज़। उन्होंने पहली लाइन ही इसमें ये इंक्लूड करी है कि दिस इज़ ए कॉमन प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल डिजीज़। इसका मतलब यही है कि ये सबसे पहले तो प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। यदि हम धूम्रपान और पॉल्यूशन से और उसके धुएं से हम बचें तो हम इससे बच सकते हैं। तो और दूसरा जो फ्रेज़ यूज़ किया उन्होंने ट्रीटेबल डिजीज़, तो हम उसके यदि उसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू लें तो हम उसको ट्रीट भी कर सकते हैं, क्योर भी कर सकते हैं। आमतौर पे जो पहले ये धारणा थी कि अस्थमा जो है वो एक तरह की रिवर्सिबल तकलीफ़ है और सीओपीडी एक इरिवर्सिबल डिजीज़ है, तो क्या इस विचारधारा में कोई बदलाव आया है? आपकी इस बात से ऐसा महसूस होता है? इसमें थोड़ा सा बदलाव आया है, क्योंकि यदि पेशेंट को कंटिन्यूस एक्सपोजर है उसका, जिस चीज़ से उसको सीओपीडी डेवलप हुआ है, तो ये इरिवर्सिबल फिनोमेना में चली जाएगी। लेकिन यदि उसका एक्सपोजर टू नॉक्सियस एलिमेंट्स से एक्सपोजर हट जाता है और उसको ट्रीटमेंट पे हम शुरू कर लेते हैं, तो ये एक पार्शियली रिवर्सिबल फिनोमेना भी है। तो इनिशियली और अर्ली फेज़ में यदि हम इसको डिटेक्ट करके, जो कि पेशेंट के अर्ली सिम्टम्स के साथ यदि पेशेंट प्रेजेंट करता है और हम उसको स्पायरोमेट्री से अर्ली डायग्नोज करते हैं, तो पेशेंट कम्प्लीटली रिवर्सिबल फिनोमेना में रहता है। जी डॉक्टर साहब, आपका काफ़ी लंबा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, सीओपीडी के आपने काफ़ी पेशेंट्स देखे हैं। चूँकि ये थोड़ा लंबा इलाज लेने वाली बीमारी है, तो कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट के कुछ मिलने वाले या रिश्तेदार, उसके मित्रगण उसको किसी अन्य पैथी के लिए भी सजेस्ट कर देते हैं कि भाई आप ये होम्योपैथी में या इसमें लीजिए, या कोई मछली निगलने का कोई तरीका है या कोई और तरीके से। जब ये पेशेंट वापस आपके पास आते हैं तो क्या आपका एक्सपीरियंस है, क्या होता है इनके साथ? हमारे पास कई तरह के मरीज आते हैं, वो हर तरह की पैथी ट्राई करते हैं, लेकिन मेरा सबसे यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप जो भी पैथी ट्राई करें, बिना किसी की वैज्ञानिक तथ्य के, बिना किसी साइंटिफिक बेसिस के कोई भी पैथी आप ट्राई नहीं करें। क्योंकि ऐसे में मरीज़ जब भी ऐसी कोई पैथी ट्राई करके आते हैं तो हमेशा और बीमारी बढ़ाकर ही हमारे पास आते हैं। तो ऐसी कोई भी पैथी जिसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं हो, आप कोई भी पैथी ट्राई नहीं करें। और बिना उसको आप स्पायरोमेट्री से, या तो सीओपीडी का या अस्थमा का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो स्पायरोमेट्री से आप उसको मॉनिटरिंग करें। यदि आपको रेस्पॉन्स दिख रहा है तो आपको डेफिनेटली स्पायरोमेट्री में आपका उसका रेस्पॉन्स दिख जाएगा। यदि नहीं दिख रहा है तो आप डेफिनेटली अपनी ट्रीटमेंट लाइन चेंज कर लें। डॉक्टर साहब, चूँकि आपने बताया कि एक तो इन्हेलेशन थेरेपी मेन इसमें तरीका है इलाज का, एक यह है कि लंबे समय तक इसमें इलाज की आवश्यकता रहती है। जाहिर है ऐसे में काउंसलिंग का क्या इसमें महत्व पैदा होता है इसके इलाज में, क्योंकि कई साल तक भी इलाज लेना पड़ सकता है सीओपीडी के पेशेंट को। तो कभी ऐसा तो नहीं कि वो लोग परेशान होकर बीच में इलाज छोड़ देते हों, कभी लेते हैं कभी नहीं लेते हैं, इसमें आप क्या महसूस करते हैं? काउंसलिंग और पेशेंट एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी लंबी बीमारी के इलाज के लिए, क्योंकि पेशेंट और उसके रिलेटिव्स और उसके फैमिली का इन्वॉल्वमेंट ऐसी बीमारी के इलाज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है।
तो काउंसलिंग हर एस्पेक्ट पे, हर इंटरेक्शन पे, हर मीटिंग पे पेशेंट और डॉक्टर के पे ज़रूरी है। तो हर बार काउंसलिंग करनी चाहिए। काउंसलिंग में पेशेंट का खासतौर से जब सीओपीडी की काउंसलिंग हम कर रहे हैं तो सबसे पहले स्मोकिंग सजेशन उसमें सबसे नंबर 1 पे आती है, क्योंकि स्मोकिंग सजेशन ही एक ऐसी चीज़ है, जब पेशेंट यदि धूम्रपान का सेवन कंटिन्यू कर रहा है तो कोई भी आपकी थेरेपी काम नहीं करेगी, और यदि पेशेंट स्मोकिंग धूम्रपान का सेवन बंद कर देगा तो उसका थेरेपी भी काम करेगी और उसकी ट्रीटमेंट डिजीज़ भी कंट्रोल रहेगी। उस धूम्रपान का सेवन बंद करने में पेशेंट का खुद का इन्वॉल्वमेंट होगा, उसकी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट होगा और डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ पेशेंट का ट्रीटमेंट को कंटिन्यू लेने में उसकी कंप्लायंस इम्प्रूव करने के लिए उसको हर बार ये समझाने के लिए कि ये उसके थेरेपी इम्पॉर्टेंट है, थेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं हैं, उसको बार बार समझाने के लिए, यदि उसकी कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, यदि फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है तो उसको टाइड ओवर करने के लिए थेरेपी चेंज करके लो कॉस्ट थेरेपी पे लेके उसको बार बार समझा करके कि यदि वो इम्पॉर्टेंट है तो उसको चेंज करने का काउंसलिंग हर एस्पेक्ट पे काम करेगी। साथ ही साथ उसकी फिजियोथेरेपी, उसके न्यूट्रिशन, सारी चीज़ों में काउंसलिंग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन्वॉल्व रहता है। तो काउंसलिंग ट्रीटमेंट से ज़्यादा काउंसलिंग नंबर 1 स्टैंड करती है। जी, डॉक्टर साहब ने सामने काफ़ी तरह के कुछ मॉडल्स वगैरह रखे हुए हैं, कुछ उपकरण रखे हुए हैं, क्या इनके ज़रिए आप कुछ ऐसा हमारे व्यूअर्स को समझा पाएंगे कि भाई ये इस तरह से है या इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है? ये कुछ मशीनें हैं, जैसे ये एक स्पायरोमेट्री और पीएफटी का एक मॉड्यूल है, जिससे हम पेशेंट की डायग्नोसिस और फॉलोअप में उसको मॉनिटरिंग करते हैं। इसी तरह का एक ये पीक फ्लो मीटर है, जिसमें हम अस्थमा और सीओपीडी वाले मरीजों को जांच करते हैं, रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं, जिससे उसकी वर्सनिंग और फॉलोअप में भी उसको मॉनिटरिंग में हेल्प मिलती है। साथ ही ये ट्रीटमेंट के मॉडलिटीज़ हैं, जहाँ इनहेलेशन थेरेपी में हम यूज़ करते हैं पेशेंट के, ये डिफरेंट टाइप इनहेलर्स और इनहेलेशन थेरेपी के पेशेंट्स के मेडिकेशन हैं। तो जैसे कि ये हैं स्पेसर वगैरह, ये क्या बच्चों में या बुज़ुर्गों के लिए क्या यूज़फुल रहता है ये? या इनहेलर्स और स्पेसर्स का अच्छा कॉम्बिनेशन है। इनसे पेशेंट्स को मेडिकेशन देना बहुत इजी रहता है और इनसे मेडिसिन इजीली और डायरेक्टली लंग्स तक पेशेंट के तक पहुंच जाती है और इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा होता है। और साथ ही साथ दूसरे जो इसी तरह की मेडिसिन पाउडर फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल है, उसको हम दूसरे तरह से ड्रग पाउडर इनहेलेशन फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। वो कुछ इस तरह के मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, उनसे हम यूज़ करके और पेशेंट को देते हैं ताकि वो यूज़ कर सकता है। तो ये उसके इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट में कंट्रीब्यूट करती हैं। तो ये हमारी बातचीत चल रही है डॉक्टर शुभ्रांशु से। वर्ल्ड सीओपीडी वीक मनाया जा रहा है और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आज ये विश्व में 5वें पायदान पे है मृत्यु के कारणों में। आने वाले समय में लगभग उम्मीद है कि ये 3रे पायदान तक आ जाएगा, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। यदि इसको इफ़ेक्टिवली कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले समय में ये मृत्यु का 3रा प्रमुख कारण साबित होने जा रहा है। तो डॉक्टर साहब, आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस है, आप हमारे व्यूअर्स को कोई कैरी होम मैसेज देना चाहते हैं जो कि देख रहे हैं सीओपीडी के बारे में? सीओपीडी के बारे में मैं सबसे पहले एक दो बातें इसमें मैं बताना चाहूँगा। जो हमारी गोल्ड संस्था है उसकी तरफ से जो मेरे इस साल का सीओपीडी डे जो 20 नवंबर को हमने मनाया, उसकी तरफ से उनका जो मैसेज है, इस साल का जो थीम है वो उनका है इट्स नॉट टू लेट, मतलब अभी इतनी देर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि यदि आपने धूम्रपान का उपयोग किया है और आपको सिम्टम्स हैं तो अभी आप इतनी देर नहीं है, आप अपने नज़दीकी श्वास रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें, अपनी स्पायरोमेट्री की जांच करवाएं और यदि आपको बीमारी है तो उसका इलाज तुरंत शुरू करें और धूम्रपान का त्याग करें। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि इट्स नॉट टू लेट, तो वी शुड ऑलवेज स्टार्ट क्विटिंग आवर स्मोकिंग एज अर्ली एज पॉसिबल। तो ये हमारी आज की पेशकश थी मेडिटॉक्स में। डॉक्टर शुभ्रांशु हमारे साथ थे, वर्ल्ड सीओपीडी वीक के संदर्भ में बातचीत कर रहे थे। उम्मीद है आप लोगों को सीओपीडी के बारे में जानकारी मिली होगी कि ये क्या होता है, किस तरीके से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और स्मोकिंग का इसके अंदर जो क्या रोल है इस बीमारी के बारे में वो आपने महसूस किया। जल्दी से जल्दी आपके परिवार में यदि कोई स्मोकर है उससे इसको छोड़ने के लिए आग्रह करें, और यदि आप स्वयं स्मोकिंग कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी इसको छोड़ें, क्योंकि ये आपके लंग्स को काफ़ी नुकसान पहुंचा रही है, साथ साथ
आपके परिवार के जो सदस्य हैं, आपके प्रियजन हैं, आपके परिजन हैं, उनको भी पैसिव स्मोकिंग के ज़रिए नुकसान हो रहा है। आज हमारी समय सीमा यहीं तक है, हम यहीं विराम लेते हैं। आज ही के दिन, आज ही के समय। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार, टेक केयर।